जूनागढ़ नाम के शहर पर चंद्रगुप्त नाम का राजा राज्य करता था। चंद्रगुप्त के 4 बेटे थे और चारों ही बहादुर थे। लेकिन उन चारों बेटों में मदन सेन प्रतापी होने के साथ साथ काफी सुंदर भी था। मदन की पत्नी का नाम चंद्रप्रभा था। वह भी बेहद सुंदर व रूपवान थी। अपने समान किसी दूसरी स्त्री को वह सुंदर नहीं समझती थी। हर काम में होशियार थी। गाना भी उसे खूब आता था। एक दिन राजा ने मदन सेन की उसकी किसी खता पर नाराज होकर देश निकाला दे दिया। राजा का यह हुक्म सुनकर मदन चिंतित हो गया और अपने महल में आ गया। मदन को उदास देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, हे प्राणनाथ, आप उदास क्यों हैं? आपका चंद्रमुख मुरझाया हुआ क्यों है? राजकुमार होकर भी आप इस तरह चिंतित क्यों हैं? मदन सेन बोला, हे प्राणेश्वरी, तुमसे क्या कहूँ और तुमसे कहने से लाभ भी कुछ नहीं है। आज मेरे पिता ने मुझे 12 वर्ष के लिए देश निकाला दे दिया है, इसलिए मैं तुमसे विदाई मांगने आया हूँ। यह सुनते ही चंद्रप्रभा बेहोश हो गई। उसकी यह हालत देखकर मदन के होशो हवास जाते रहे। वह सोचने लगा, मैंने बहुत बुरा किया जो अपनी पत्नी से यह सब कुछ बता दिया। थोड़ी देर बाद जब चंद्रप्रभा को होश आया तब उसने कहा कि मुझ दासी को छोड़कर आप परदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो? क्योंकि परदेश में अनेक प्रकार के संकट भोगने पड़ते हैं और तुम नर्म व नाजुक गलीच पर चलने वाली, महलों में रहने वाली इन दुखों को कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? मदन सेन ने अपनी पत्नी को समझाने वाले अंदाज में कहा, महल के सुख आपके बगैर जंगल के दुखों से भी अधिक भयानक प्रतीत होंगे। इससे अच्छा तो यही है कि मैं आपके साथ ही चलूं। चंद्रप्रभा ने आंखों में आंसू भरकर कहा। मदन सेन ने सोचा कि यह मेरे बगैर नहीं रह सकती, इसलिए मुझे यह शोभा नहीं देता कि इसको तड़पता छोड़कर चला जाऊं। बेहतर यही रहेगा कि इसे साथ ले चलूं। इस विचार के मन में आते ही मदन ने अपनी पत्नी से कहा, अच्छा तुम उदास मत हो, हम तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे। अगली सुबह चंद्रप्रभा और मदन सेन शहर से निकलकर एक जंगल में पहुंच गए। जब चलते चलते थक गए तो एक उचित सी जगह देखकर वे एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। वे बहुत अधिक थके हुए थे। ठंडी हवा के झोंकों ने उन्हें नींद के आगोश में पहुंचा दिया। मगर कुछ देर बाद ही एक सांप ने रानी को डस लिया। सांप के डसने से ही रानी तड़पने लगी और दम तोड़ दी। मृतक रानी को देखकर मदन सेन ऊंचे स्वर में रुदन विलाप करने लगा। उसका रोना धोना सुनकर जंगल के जीव जंतु गुर्राने लगे। मदन सेन ने मन में सोचा, अब जीवन संगिनी ही मर गई तो मैं अब जीकर क्या करूँगा? इसी जंगल में प्राण त्याग दूँ। मन में यह विचार आते ही वह रानी की लाश के पास से उठा और जंगल से लकड़ियां बीनकर इकट्ठी करने लगा। वह रो रो कर कहता जाता था कि रानी की चिता में मैं भी जल जाऊंगा। संयोगवश उसी जंगल में महादेव पार्वती पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए वहां आ पहुँचे। माता पार्वती ने जब मदन के रोने की आवाज़ सुनी तो उन्हें उस पर बड़ी दया आई। उन्होंने महादेव से कहा, हे प्रभु, कोई मानव हृदय विदारक स्वर में रो रहा है। उसके रोने से मेरा हृदय कांपने लगा है। आप उस पर दया करके उसका दुख दूर कर दीजिए। पार्वती की बातें सुनकर महादेव ने कहा, प्रिय, मैं तुम्हें इसीलिए अपने साथ नहीं ला रहा था क्योंकि पृथ्वी पर हर प्रकार के दुखी मनुष्य हैं। हम किस किस का दुख दूर करेंगे? इस पर पार्वती ने कहा, हे स्वामी, कुछ भी हो, इसका दुख आप जरूर दूर कर दो। पार्वती की बात सुनकर शिवजी पार्वती को अपने साथ लेकर वहां आए जहां मदन सेन करुण विलाप कर रहा था। शिवजी ने मदन सेन से पूछा, तू क्यों रो रहा है? तुझको क्या दुख है? आप मेरा दुख क्या जाने? मुझ में अपना दुख कहने की भी शक्ति नहीं है। जी चाहता है कि यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मदन सेन ने काफी दुखी स्वर में कहा।
मदन की यह बात सुनकर शिवजी को भी उस पर दया आ गई और उन्होंने उससे कहा, तू हमसे अपना हाल कह। तब मदन ने उनसे कहा, महाराज, मैं जूनागढ़ के राजा चंद्रगुप्त का बेटा हूँ। मेरे पिता ने मुझको देश निकाला दे दिया, इसलिए मैं और मेरी पत्नी इस जंगल में आ गए। यहाँ आकर मेरी पत्नी सर्प के काटने से मर गई है। उसका विरह मुझसे सहन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं लकड़ियाँ एकत्र कर रहा हूँ ताकि अपनी प्यारी पत्नी के साथ ही जलकर अपने आप को भी अग्नि के हवाले कर दूँ। मदन की ऐसी दुख भरी बातें सुनकर महादेव ने कहा, राजकुमार, तू तो बड़ा मूर्ख है। यह तो संसार है, यहाँ इंसानों का आना जाना लगा ही रहता है। एक दिन यह शरीर सबको छोड़ना पड़ेगा। तू यह भी जानता है कि इस संसार में कोई किसी के साथ न आया है न किसी के साथ जाएगा। तू बुद्धिमान होकर भी ऐसी बात करता है। अगर तू जीवित रहा तो तुझे बहुत सी रानियां मिल जाएंगी, इसलिए तू मेरा कहना मान और इस विचार को त्याग दे। महादेव के इन शब्दों को सुनकर मदन सेन बोला, महाराज, आपने जो कुछ कहा वह सत्य है, किंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी तो मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी और न इसका वियोग मुझसे सहन होगा, इसलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। मदन के विचार सुनकर महादेव ने जान लिया कि यह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। तब वे मदन से बोले, राजकुमार, तेरी पत्नी के जीवित होने का एक उपाय है। इस रानी की आयु 20 वर्ष थी, सो इसने भोग ली। तेरी उम्र 70 वर्ष की है, जिसमें से 30 वर्ष बीत चुके हैं। तेरी उम्र में 40 वर्ष अभी और बाकी है। यदि तुम अपनी आयु का आधा भाग अपनी रानी को दे दो तो तुम दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। यदि यह बात तुम्हें स्वीकार है तो रानी अभी जीवित हो जाएगी। महादेव की बात सुनकर मदन ने कहा, मुझे स्वीकार है प्रभु। अब महादेव ने मदन के हाथ में पानी देकर उससे 20 वर्ष आयु देने का संकल्प लिया और रानी के हाथ पैरों पर पानी डालने से पूर्व मदन से कहा, इसमें एक रहस्य की बात और है। जब तुम्हें रानी की आवश्यकता ना हो तो यह संकल्प वापस भी ले सकते हो। जैसे ही तुम संकल्प वापस लोगे रानी मर जाएगी, परंतु सावधान, रानी से यह बात मत कहना। किसी समय यह बात तेरे काम आएगी। ऐसा कहकर रानी पर जल छिड़ककर महादेव पार्वती वहां से अंतर्धान हो गए। रानी उसी समय उठकर बैठ गई और बोली, प्रिय, आज तो मैं बहुत सोई, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम थकी मादी थी, इसी कारण मैंने तुम्हें नहीं जगाया। मदन सेन ने सब बातें छिपाते हुए कहा। अब वे दोनों फिर आगे चल दिए। काफ़ी दिन बाद उन्हें एक बहुत सुंदर स्थान दिखाई दिया। वहाँ एक फकीर की कुटिया थी। जब वे दोनों वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर नौजवान फकीर तकिया लगाए बैठा हुक्का पी रहा है। वह दोनों थके हारे थे ही फकीर के पास बैठ गए। उसी समय राजकुमार ने रानी से कहा, हमें प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर पानी पीकर आते हैं। अगर तुम्हें भी प्यास लगी हो तो तुम भी हमारे साथ चलो। यह सुनकर रानी ने कहा, मैं तो प्यासी नहीं हूँ, आप जाकर पी आइए। रानी का जवाब सुनकर मदन सेन रस्सी लेकर कुएं पर पानी पीने चला गया। जब मदन सेन पानी पीने लगा तो चंद्रप्रभा और फकीर की निगाहें चार हुई। चंद्रप्रभा उसी क्षण उस फकीर पर आशिक हो गई। चंद्रप्रभा फकीर से बोली, फकीर साहब, आप तो यहाँ बड़े सुख से रहते हैं। तब फकीर ने कहा कि आप भी यहाँ रहो और ऐश करो। फकीर साहब, आपके साथ रहने को दिल तो कर रहा है, मगर मेरा पति मेरे साथ है, इसलिए मैं आपके साथ किस प्रकार रह सकती हूँ। चंद्रप्रभा ने फकीर के सामने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहा। तब फकीर ने उपाय सुझाया कि किसी तरह अपने पति को कुएं में धकेल दो, फिर हम ऐश करेंगे। फकीर की बात सुनकर चंद्रप्रभा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। इतने में मदन सेन पानी पीकर रानी के पास आया तो रानी कहने लगी, मुझे भी अब प्यास लग गई है, कुएं पर चलकर मुझे भी पानी पिला दो। मैंने तुमसे पहले ही पूछा था, तब तुमने मना कर दिया। खैर, तुमको अगर प्यास लगी है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूँ, मदन सेन ने कहा। जब मदन सेन पानी लेने के लिए चला गया तो रानी भी उसके साथ चल दी और कहने लगी,
मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। बेचारा मदन सेन तो उसके प्रेम में पागल था। उसको मालूम नहीं था कि यह मेरे प्राण लेने चल रही है। सच है, स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं जान सकते, तो मनुष्य तो चीज ही क्या है। उनके जाल में तो अच्छे अच्छे होशियार इंसान फंसकर रह जाते हैं। जैसे ही मदन सेन कुएं पर जाकर पानी भरने लगा तो रानी ने पीछे से उसे धक्का देकर कुएं में गिरा दिया और खुद उस फकीर के पास आ गई। वह फकीर रानी को वहां से लेकर चलता बना और दोनों एक बड़े शहर में जाकर आनंद से रहने लगे। उस फकीर ने चंद्रप्रभा को थोड़े ही दिनों में ऐसा नाचना गाना सिखाया कि उसके सामने नाचने वाली कोई नृत्यांगना उस शहर में दूसरी नहीं थी। वह सारे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस प्रकार रानी के नाचने गाने के कारण वह फकीर लाखों रुपए का मालिक हो गया। रानी उस फकीर के साथ बड़ी मौज मस्ती के साथ रहने लगी। जिस समय रानी ने मदन सेन को कुएं में धकेला था, देवयोग से एक जंजीर जो कुएं में लटकी हुई थी उसके हाथ में आ गई। मदन सेन उसको पकड़कर कुएं में लटक गया और ईश्वर को याद करता रहा और सोचने लगा कि मैंने रानी को जीवन दान दिया और रानी ने मेरे साथ यह विश्वासघात किया। क्या यही मेरे प्यार की सजा है? उस दिन बंजारों का एक काफिला उस स्थान पर आकर ठहरा। एक बंजारा डोल और रस्सी लेकर कुएं पर पानी भरने आया। जब उसने डोल कुएं में डाला तो मदन सेन ने उसका डोल पकड़ लिया। कुएं में कौन है? बंजारे ने चौंक कर पूछा। भाई, मैं आफत का मारा एक इंसान हूँ। ईश्वर के लिए मुझको बाहर निकालकर मेरी जान बचाओ। मदन सेन ने बंजारे से प्रार्थना की। यह सुनकर बंजारे को उस पर दया आ गई और उसने मदन को कुएं से निकाल लिया और पूछा, हे भाई, तुम कौन हो? तुम इस कुएं में कैसे गिरे? तुम मुझे अपना हाल बताओ। भाई, मैं अपना हाल आपसे कैसे कहूँ? जो मुसीबत मुझ पर पड़ी है उसे कहने से मेरा दिल फट जाएगा। और फिर मदन सेन ने दुखी मन से सारा वृत्तांत उस बंजारे से कह दिया। अपनी व्यथा सुनाकर मदन सेन चुप हो गया। बंजारा उसकी नेकी और रानी की करतूत सुनकर रानी को कोसते हुए कहने लगा, स्त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, कसम मारकर खुद सती होए। यह कहकर बंजारे ने मदन सेन को सीने से लगा लिया और बोला, तुम किसी प्रकार की कोई चिंता न करो, भगवान बड़ा दयालु है, वह सब भला करेगा। यह कहकर उसने मदन सेन से पुनः कहा, अगर चाहो तो तुम हमारे लश्कर में हमारे साथ रह सकते हो। मदन सेन ने उसके साथ रहना स्वीकार कर लिया। संयोगवश बंजारों का वह लश्कर कुछ दिनों के बाद उसी शहर में आया जिसमें रानी चंद्रप्रभा और वह फकीर रह रहे थे। उस शहर को देखकर मदन सेन ने बंजारे से कहा, भाई, मेरी इच्छा कुछ दिन इस शहर में रहने की है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ दिन मैं इस शहर में बिताऊं। आपकी जैसी मर्जी हो आप करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मदन सेन की बात सुनकर बंजारे ने कहा। मदन सेन बंजारे से विदा लेकर शहर में आया और वह किसी काम की तलाश में घूमने लगा। कुछ दिन बाद उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक बड़े व्यापारी के यहाँ नौकरी मिल गई। वह व्यापारी के यहाँ रहने लगा और बड़ी लगन और मेहनत से अपने कर्तव्य का निर्वाह करने लगा। उस व्यापारी ने मदन को बड़ा मान दिया और उसे अपने यहाँ का मुनीम बना लिया। अब मदन सेन के दिन चैन से गुजरने लगे। एक दिन संयोगवश उस नगर के राजा के यहाँ चंद्रप्रभा के नृत्य का आयोजन हुआ। राजा ने उस शहर के तमाम बड़े व्यापारियों और सेठ साहूकारों को अपने यहाँ इस नृत्य का अवलोकन करने को आमंत्रित किया। जिस दिन चंद्रप्रभा का नृत्य था, शहर के सब व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहाँ पहुँचे। मदन सेन ने भी रानी के नृत्य और गायन की बड़ी तारीफ सुन रखी थी। उसने अपने मन में सोचा कि इस नर्तकी का नृत्य अवश्य देखना चाहिए। यही सोचकर मदन सेन भी राजा के यहाँ जा पहुँचा। रानी साज श्रृंगार करके नृत्य करने के लिए खड़ी हो गई। उस समय वह अप्सरा के समान सुंदर लग रही थी। मदन सेन अपने मालिक के पास बैठा था। रानी ने नाच शुरू किया और एक ठुमरी उसने उस महफिल में गाई। चंद्रप्रभा ने ऐसे ऐसे कई राग बड़े ही सुंदर ढंग से अपनी सुरीली आवाज में गाए, जिन्हें सुनकर महफिल के सब लोग वाह वाह करने लगे। राजा से लेकर प्रजा तक सबने उसे ढेरों इनाम दिए। मदन सेन ने भी अपने हाथ की अंगूठी जिसमें हीरा जड़ा हुआ था उतार कर रानी चंद्रप्रभा को भेंट दे दी। रानी चंद्रप्रभा ने अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन कहने लगी, बड़ा गजब हो गया, कमबख्त मेरा पति तो जिंदा है।
और यहाँ आ पहुँचा है। अब यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि यह मारा जाए। फिर उसे एक उपाय सूझा। उसने सोचा कि मैं एक तड़पती कड़कती रागिनी गाऊं और राजा को रिझाऊं, और जब राजा खुश हो जाए तो राजा से उसे मरवाने की आज्ञा ले लूं। यह बात अपने मन में सोचकर रानी चंद्रप्रभा ने रागिनी गाना शुरू कर दिया। रानी की इस बसंत की बहार को सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। वह चंद्रप्रभा से बोला, हम तुझसे बहुत प्रसन्न हैं, बोल क्या मांगती है, जो कहेगी तुझे मिलेगा। आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो पहले आप मुझे वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगी आप मुझे देंगे। रानी ने राजा को वचनबद्ध करना चाहा। चंद्रप्रभा की बात सुनकर राजा ने चंद्रप्रभा को वचन दे दिया। तब चंद्रप्रभा ने राजा से कहा, आपकी इस सभा में मेरा एक दुश्मन है, उसको आप इसी समय मरवा दीजिए। राजा ने तुरंत, दुश्मन को मेरे सामने लाओ, राजा ने तुरंत कहा। तब रानी ने मदन सेन का हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले आए। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि इसे जल्लादों के हवाले कर दो। यह सुनकर जल्लाद मदन सेन का हाथ पकड़कर उसे मारने के लिए ले जाने लगे। इस समय मदन सेन का मालिक व्यापारी घबराकर मदन सेन के पास आया और पूछा, तूने इस नर्तकी का क्या चुराया है, क्या किया है जो यह तुम्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रही है और जिस वजह से यह तुझे मरवाना चाहती है। मदन सेन ने अपने मालिक से कहा, मैंने इसका कुछ नहीं चुराया, बस तुम इस राजा को मेरी 2 बातें सुन लेने के लिए राजी कर लो तो मेरी जान बच जाएगी। मदन सेन का मालिक यह सुनकर अपने साथी व्यापारियों और साहूकारों के पास आया और उन सबसे मशवरा किया। उसने कहा, मित्रों, या तो राजा न्याय करे वरना हम सब इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे। यह सलाह मशवरा करके सारे व्यापारी राजा के पास आए और कहने लगे, राजा साहब, हमारा मुनीम निर्दोष है। वह कहता है कि राजा ने मुझे मारने की आज्ञा दी है, सो मुझे भी उस राजा की आज्ञा से मरना स्वीकार है, लेकिन मेरी 2 बातें सुन ली जाए। राजा ने व्यापारियों की बात सुन करके मुनीम को अपने सामने लाने का आदेश दिया। व्यापारी मदन सेन को लेकर के राजा की सेवा में उपस्थित हुए। राजा बोला, तुम जो कुछ कहना चाहते हो वह मेरे सामने कहो। मैंने क्या दोष किया है, क्या पाप किया है जिसके कारण आपने मेरी हत्या की आज्ञा दी है। मदन सेन ने पहला प्रश्न किया, तो इस नर्तकी का चोर है, राजा ने कहा। यह सुनकर मदन सेन ने कहा, मैं इस वेश्या का चोर नहीं हूँ, मैं इस उल्टा स्त्री का पति हूँ। यह मुझे कुएं में धकेल कर एक फकीर के साथ चली आई। तब चंद्रप्रभा ने कहा, महाराज, मैं इस छोटे को क्या जानूं कि यह कौन है, यह तो बस मेरा चोर है। मदन सेन ने रानी को घृणित नजरों से देखा और कहा कि मैंने इसे रास्ते में जो चीज़ दी थी वह अमानत मुझे यह लौटा दे। रानी ने तुरंत कहा, स्वीकार है। मदन सेन ने कहा कि ठीक है, अपने हाथ में पानी लेकर कह कि जो वस्तु इसने रास्ते में मुझे दी थी वह मैं आज इसे वापस करती हूँ। रानी ने कहा, ठीक है। वह अपने हाथ में पानी लेकर कहा कि जो वस्तु इसने मुझे रास्ते में दी थी वह मैं आज इसे वापस करती हूँ। यह कहकर रानी ने जैसे ही अपने हाथ का पानी छोड़ा वैसे ही रानी के प्राण पखेरु उड़ गए। यह देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने घबराकर मदन सेन से कहा, यह क्या हुआ, इसका कारण सही सही मेरे समझ कहो। तब मदन सेन ने अपने बारे में राजा को बताना प्रारंभ किया और अपने देश निकाला दिए जाने से लेकर अब तक का सारा हाल सबके सामने कह सुनाया। यह सारी बातें सुनकर राजा ने मदन सेन को अपने सीने से लगा लिया। उसने अपनी बेटी की शादी मदन सेन से कर दी और उस फकीर को फांसी का हुक्म दिया।